वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग लेके आए हैं सुपर क्विक रिवीजन मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ऐसे तो हम लोग को समझ में आ जाता है, बजट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो पैसा आता है और उसमें से जो हमें खर्चा करना पड़ता है, तो उसी को बैलेंस करने को हम लोग कहीं ना कहीं बजट कहते हैं। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट के साथ भी यही रहता होगा कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहीं ना कहीं से आता होगा। जैसे हम लोग जो टैक्स भरते हैं वो उनके पास पैसा आ गया, अब उसको वो क्या करेगी, अलग अलग जगह एलोकेट करने वाली है। बट आज हम लोगों को क्या करना है, कम समय में पूरा का पूरा यूनिट जो है वो खत्म करना है। तो चलिए हमारा सफरनामा स्टार्ट करते हैं भाई। इसी के साथ गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी यूनिट नंबर 4 है यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है, इंट्रोडक्शन से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे भाई। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोलता है कि जो हमारे यहाँ बजट वर्ड यूज होता है वो तो यहाँ कहीं लिखा ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो गवर्नमेंट जो बजट है, जो बजट वर्ड है वो आया है कहां से, फ्रांस से। मतलब फ्रेंच वर्ड है बजट, जिसका मतलब होता था बैग या वॉलेट, या तो हम लोग बोल सकते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसी के साथ। द वर्ड बजट इज इवॉल्व्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बजट विच मींस बैग और वॉलेट। हमारे यहां जो वर्ड यूज होता है बजट की जगह, उसको बोलते हैं हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि दिया गया है आर्टिकल नंबर 112 में। एग्जाम में ये बात जरूर याद रखिएगा। इन इंडिया द बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन सच अ डे एज द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट। अगर प्रेसिडेंट परमिशन दे दे तो उस दिन बजट को क्या करा जाता है, ज्वाइंट सेशन में प्रेजेंट किया जाता है। कौन करेगा, तो फाइनेंस मिनिस्टर करेगा, ठीक है। बाय कन्वेंशन इट इज प्रेजेंटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फरवरी। अब 2016 के बाद से हमारे यहाँ 1 फरवरी को क्या करा जा रहा है, बजट को प्रेजेंट किया जा रहा है। अंटिल 2016 इट वाज प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द फरवरी बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट। ओके, 2016 तक के इसको लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में प्रेजेंट किया जाता था। चलिए, अब बजट में होता क्या है ये हम लोग समझने की कोशिश करें। तो बजट में होता है कि पैसा कहां से आया, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे रिसीट्स, और पैसा कहां खर्चा किया, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर। शोर इन द बजट आर नॉट द एक्चुअल फिगर, बट ये क्या होता है, एक्चुअल फिगर नहीं होता, ये एस्टिमेटेड फिगर्स माने जाते हैं। बट दे आर एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर द कमिंग फिस्कल ईयर्स, ठीक है। बट ये कमिंग फिस्कल ईयर्स के लिए क्या माने जाते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यूज मानी जाती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब पहले जिस कंपनी को आपने काम दिया था, अगर वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाती है तो नेक्स्ट कंपनी को जो मौका दिया जाता है, इसको कहा जाता है भैया रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आगे बात करेंगे हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज। सरकार जिस भी तरीके से पैसा कमा रही है, फॉर एग्जांपल वो टैक्स से पैसा कमा रही है। टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मान लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में अगर जीएसटी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो इसमें सरकार जो भी चेंज करना चाहती है वो सब कुछ किस में आएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज में आएगा। अब हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। जितनी भी सरकारी कंपनियां अगर वो सही से काम नहीं कर रही है तो उसके लिए प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाना, सारा का सारा काम जो है वो क्या है, सरकार का है। सरकार बजट में ये क्लियर करती है कि कितनी कंपनीज को हमें पैसा देना है और कितनी कंपनीज को पैसा नहीं देना है। सिक इंडस्ट्रीज को सरकार पैसा नहीं देती है। स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और क्या करेगी भैया यहाँ पे, और पैसा कमाने के अलग अलग तरीके कैसे होंगे, तो सरकार ने कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या करेंगे हम लोग, और प्रमोट करेंगे, ठीक है, जहां पे चीजों का प्रोडक्शन होगा। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कंट्री की किस तरीके से ग्रोथ हो सकती है, मतलब हम लोग डेवलपिंग से डेवलप की तरफ किस तरीके से बढ़ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। चलिए, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की हम लोग बात करें, किन किन चीजों से हम लोग गवर्नमेंट बजट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग बजट रिसिप्ट्स, मतलब जहां पे पैसा आता है। इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज इन द कमिंग फिस्कल ईयर। ये क्या बोल रहा है कि एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स है गवर्नमेंट के, जहां पे कमिंग फिस्कल ईयर में कहां कहां से पैसा आना है, वो सारी चीजें यहां पे बताई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। रेवेन्यू रिसिप्ट, अब इसके पार्ट की बात करते हैं हम लोग। तो बजट रिसिप्ट्स में एक पार्ट आता है रेवेन्यू रिसिप्ट। इसको क्या कहते हैं हम लोग भैया, इट रेफर्स टू दोस रिसिप्ट्स व्हिच नीदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी। मतलब जहां पे कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, मतलब रिस्पांसिबिलिटी टू पे नहीं होगा, नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट्स, ना तो एसेट्स में कोई कमी होगी। भैया रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या याद रखना है, ना तो लायबिलिटीज में कोई चेंज होगा, ना तो यहाँ पे एसेट्स में कोई चेंज होगा। दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर, और कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट के पास ये पैसा आता रहता है। गवर्नमेंट रिसीव देम इन इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन, बिना मेहनत करे भी सरकार के पास ये पैसा आता रहता है। ओके, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करें तो दो टाइप होता है। पहला होता है टैक्स रेवेन्यू, दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया सर जी। पहला डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब इंडिविजुअल पे लगाया जाए तो इसको बोलेंगे इनकम टैक्स, और कंपनीज पे लगाया जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स।
अगर इनडायरेक्ट टैक्स की हम लोग बात करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जनरली गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, फॉर एग्जांपल जीएसटी। ओके, अब डायरेक्ट टैक्स को ऑपरेट करने वाली जो बॉडी है उसको बोलते हैं हम लोग सीबीडीटी, और यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स को जो ऑपरेट करने वाली बॉडी है उसको बोलते हैं हम लोग सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। चलिए, इसके अलावा जो सोर्सेस होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो कि डायरेक्ट नहीं लिए जाते बट कुछ गलतियां होती है तो आपको सरकार को उसको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट अगेंस्ट द लोन, अगर आपने कोई लोन लेके रखा है तो उसके अगेंस्ट में क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नंबर 2, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड, अगर आप पैसा कमा रहे हैं और रिस्क ले रहे हैं तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर मान लेते हैं किसी कंपनी में आपने पैसा लगा के रखा है तो उसमें भी जो प्रॉफिट आएगा उसका एक पार्ट आपको दिया जाएगा, क्योंकि आपने ये रिस्क लिया, उस कंपनी में पैसा लगाया था, उसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, डिविडेंड। आगे बात करते हैं हम लोग फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, लाइसेंस फीस, जो आपको किसी चीज को सरकार के तरफ से परमिशन लेनी पड़ती है उसके लिए आपको देनी पड़ती है भैया फीस। फाइन्स एंड पेनाल्टीज, अगर गलती करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइन्स और पेनाल्टीज देना पड़ेगा। एस्टीट्स, एस्टीट्स का मतलब होता है कहीं ना कहीं किसी की जो प्रॉपर्टी होती है अगर उसका लीगल हायर की डेथ हो जाती है किसी कारण से तो उस पर जो टैक्स बनता है उसको कहा जाता है एस्टीट्स। इट रेफर्स टू द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन who dies without leaving behind any legal hire or will। तो एस्टीट समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे लीगल हायर ना होने के कारण इस पे जो टैक्स लगाया जाता है वो अपने आप में नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट होता है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब हम लोग आते हैं नंबर 2 पार्ट पे इसके, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या बोलता है, इट रेफर्स टू दोस रिसिप्ट्स व्हिच ईदर क्रिएट्स, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं इसकी लायबिलिटी तो बढ़ी रही है और कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स, या तो एसेट्स में क्या हो, रिडक्शन हो, बट वहां पे रेवेन्यू रिसिप्ट में देखा कि ना लायबिलिटी में चेंज है ना तो कोई एसेट्स में चेंज है, मगर कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या है, आपकी लायबिलिटी भी बढ़ेगी और यहाँ पे एसेट्स भी आपकी क्या होगी, कम होगी। इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट दे आर दोस आइटम व्हिच आर नॉन रिकरिंग, बट सरकार के पास इससे पैसा आए ये जरूरी नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर एंड इरेगुलर इन द नेचर। सोर्सेस ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट की हम लोग बात करें, हमें कहां कहां से कैपिटल रिसिप्ट मिल सकता है, तो हम लोग को मिल सकता है भैया बोरोइंग से। कहां से मिल सकता है, बोरोइंग से। दे आर द फंड्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट इट्स डेफिसिट, कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो जाता है तो उसको भरपाई करने के लिए हम लोगों को दूसरों से क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर द रिसिप्ट, मतलब खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और हमारे रिसिप्ट जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पे कम होती है। दे आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट एज दे कॉज एन इंक्रीज इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो कैपिटल रिसिप्ट है वो कहीं ना कहीं लायबिलिटी आपकी बढ़ाती है और एसेट्स को भी क्या करती है, यहाँ पे कम करती है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, गवर्नमेंट कैन बोरो फंड फ्रॉम एनी ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, सरकार कहां कहां से पैसा ले सकती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू ले सकती है, अपनी सिक्योरिटीज को क्या कर सकती है, मार्केट में लॉन्च कर सकती है। किसको बोलेगी गवर्नमेंट, आरबीआई को। आरबीआई किसको बोलेगा, कमर्शियल बैंक को, और कमर्शियल बैंक किसको बोलेगा, अपने कस्टमर को। और सरकार के पास कस्टमर से सीधा पैसा किसके पास आ जाएगा, सरकार के पास आ जाएगा। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू भी लोन ले सकती है सरकार, फॉरेन गवर्नमेंट से ले सकती है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल आईएमएफ और आईबीआरडी से भी यहाँ पे पैसा लिया जा सकता है। चलिए और कैसे कर सकते हो भैया, तो रिकवरी ऑफ लोन से भी सरकार के पास पैसा आ सकता है। गवर्नमेंट ग्रांट वेरियस लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, रिकवरी ऑफ सच लोन इज अ कैपिटल रिसिप्ट। तो इन लोगों से जो पैसा लिया गया तो उसको क्या कहा जाएगा भैया, रिकवरी ऑफ द लोन। किसके फॉर्म में आया, कैपिटल रिसिप्ट के फॉर्म में आया, एज इट रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, बट इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ा होगा, इसीलिए इसकी एसेट्स क्या हो गई होगी, उस समय पे कम हो गई होगी। और रिसिप्ट्स की हम लोग बात करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट से भी आ सकते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी कंपनी का कुछ पार्ट निकाल के बेच दिया जाए या पूरी कंपनी के पार्ट निकाल के बेच दिया जाए तो उसको कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। क्या कहा जाता है भाई, डिसइन्वेस्टमेंट। चलिए समझते हैं, इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ सेलिंग अ पार्ट और द होल ऑफ द शेयर्स ऑफ द सेलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार के पास जो भी पूरा का पूरा यूनिट रखा हुआ उसमें से निकाल के अगर वो एक पार्ट या पूरा का पूरा पार्ट निकाल के बेच देती है किसी और को, प्राइवेट सेक्टर को, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट। दे आर टर्म्ड एज कैपिटल रिसिप्ट। क्या कहलाएगा भैया यहाँ पे, ये कैपिटल रिसिप्ट। एज दे आर रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं सरकार की जो एसेट्स है बनी बनाई वो क्या हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है। स्मॉल सेविंग्स के थ्रू भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट जो होते हैं छोटे छोटे, उसमें बहुत कम पैसा आता है। इट रेफर्स टू द फंड रेज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द जनरल पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। किस फॉर्म में आएगा भैया, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट के फॉर्म में, या तो एनएससी के फॉर्म में, ना नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के फॉर्म में। दे आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। क्या ट्रीट करेंगे भैया इसको हम लोग, कैपिटल रिसिप्ट। इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द लायबिलिटी, मतलब सरकार ने अगर पैसा लिया है तो आगे चलकर उसको चुकाना भी तो पड़ेगा, तो इसके कारण इसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। चलिए हम लोग अब बजट एक्सपेंडिचर पे आते हैं। रिसिप्ट्स की बात हो गई पूरी,
कहां कहां से पैसा आएगा भैया रख लिया हमने पूरा। अब खर्चे की बात आती है। चलिए, इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन द कमिंग फिस्कल ईयर। तो कमिंग फिस्कल ईयर जो भी आने वाला है हमारा, उसमें हमारे क्या क्या खर्चे होने वाले हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। अब यहाँ पे बोलता है इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट्स एंड एसेट्स, ना तो इसमें एसेट्स बन पाएगी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटी, ना तो इसमें कोई लाइबिलिटी में चेंज होगा ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज इनकर्ड ड्यू टू नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्रोविजन ऑफ द वेरियस सर्विसेज। जैसे कि सरकार ने सरकारी कंपनी में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देकर रखा, सरकार को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा। तो इसके कारण ना तो एसेट्स बढ़ा, ना तो यहाँ पे लाइबिलिटी में बहुत ज्यादा कोई चेंज आया। इस तरीके के खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं सर जी, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, पॉलिस एक्सेट्रा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कुछ बना के अगर पैसा मिल जाए सरकार को उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच ईदर क्रिएट्स एन एसेट्स, क्या बना दे भैया, या तो वो एसेट्स बना दे, कॉजेज एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की लाइबिलिटी भी क्या हो जाए भैया यहाँ पे कम हो जाए, मतलब एसेट्स बढ़े और लाइबिलिटीज कम हो जाए। बट यहाँ पे इसको बोला जाता है इट इज नॉन रिकरिंग एंड इरेगुलर इन नेचर। मगर किस तरीके का होगा भैया, इरेगुलर होगा और क्या होगा यहाँ पे नॉन रिकरिंग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बनाना, रोड्स बनाना, फ्लाईओवर्स और रीपेमेंट ऑफ द बोरोइंग्स। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट बजट कितने टाइप का होगा। तो या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा या तो दोनों ही नहीं होंगे। तो यहाँ पे 3 टाइप के बजट हो गए, पहला बैलेंस बजट, दूसरा सरप्लस बजट और तीसरा हो गया डेफिसिट बजट। अब बैलेंस बजट का मतलब दोनों ही चीजें बराबर होती है उसको बैलेंस बजट कहते हैं। सरप्लस का मतलब होता है रिसिप्ट ज्यादा हो जाए और एक्सपेंडिचर कम हो जाए। अगर हम लोग डेफिसिट की बात करते हैं तो रिसिप्ट कम हो जाए और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, डेफिसिट। इंडिया का जो बजट होता है जनरली डेफिसिट बजट के फॉर्म में होता है। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट डेफिसिट जो है वो कितने टाइप के होते हैं और उसका असर क्या पड़ता है। बजटरी डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू, मतलब आपका खर्चा ज्यादा होगा और पैसा जो आ रहा है वो आपके पास कम आएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट डेफिसिट। द बजट कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ डेफिसिट। कितने टाइप के नुकसान है भैया, 3 टाइप के। पहला रेवेन्यू डेफिसिट, नंबर 2 फिस्कल डेफिसिट और नंबर 3 क्या हो गया भैया, प्राइमरी डेफिसिट। चलिए एक एक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या बोलता है, जहां पे एक्सेस हो जाए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का और रिसिप्ट जो हो जाए कम हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट। फॉर एग्जांपल अगर फॉर्मूले की बात करें तो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट। चलिए हम लोग इसके अब इंप्लीकेशन की बात करते हैं कि इससे होगा क्या, असर क्या पड़ता है। It indicates the inability of the government to meet its regular and the recurring expenditure in the proposed budget। मतलब कि सरकार ने जो भी बजट शो किया है इसमें यह बताना चाह रहे हैं कि हम लोग डे टू डे के जो खर्चे हैं वो पे ऑफ नहीं कर पा रहे। नंबर 2 इट इंप्लाइज दैट द गवर्नमेंट इज डिस सेविंग, मतलब कहीं ना कहीं हमारे सरकार के खर्चे ज्यादा है और पैसा सरकार कम कमा रही है, सरकार के पास पैसा कम आ रहा है। एज द प्रेजेंटेड बजट मस्ट बी अ बैलेंस बजट सो द गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम द कैपिटल रिसिप्ट। अगर ऐसा नहीं होता तो उसको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रिसिप्ट से उसको रिकवर करना पड़ेगा। कैसे करोगे, तो सर आप लोन लेना पड़ेगा दूसरों से। इट मींस दैट रेवेन्यू डेफिसिट ईदर लीड्स टू इंक्रीज इन द लायबिलिटी, अगर रेवेन्यू डेफिसिट के कारण क्या होगा, आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी या तो क्या होगी, कहीं ना कहीं एसेट्स आपकी कम होगी। यूज ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट फॉर फाइनेंसिंग रेवेन्यू डेफिसिट लीड्स टू एन इन्फ्लेशनरी गैप, कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्फ्लेशन आपका मार्केट में बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि लोगों से भी तो आप पैसा लेंगे, लोगों से पैसा लेंगे तो जाहिर सी बात है चीजें महंगा कर देंगे आप लोग। ओके, तो इसके कारण क्या हो जाएगी भैया, इन्फ्लेशनरी कंडीशन बन जाएगी। तो ये सारे इंप्लीकेशंस आपको एग्जाम में याद रखना जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द बजट। अगर मान लेते हैं आपके पास जो भी एग्जैक्टली खर्चा करना है वो ज्यादा है, टोटल एक्सपेंडिचर आपको ज्यादा करना है, ठीक है, मगर आपके पास पैसा कम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट। इसमें क्या हटाना है, तो सर बोरोइंग जो है वो हटाना है, मतलब बाहर से जो पैसा लिया, फॉरेन गवर्नमेंट से जो लिया है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से जो लिया, वो सब पैसा यहाँ पे हटाना है। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है भैया, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग ऑल द बोरोइंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इंप्लीकेशन की बात करेंगे। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है भैया, सरकार को कहां से कितना पैसा लेना पड़ेगा ताकि वो अपने आप को रिकवर कर पाए। इन्फ्लेशन आ जाएगा यहाँ पे, गवर्नमेंट मेनली बोरो फ्रॉम आरबीआई टू मीट दिस फिस्कल डेफिसिट। और सरकार किससे लेती है भैया, उसके बैंक से जिसका नाम है आरबीआई। आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई प्रिंट न्यू करेंसी टू मीट दिस रिक्वायरमेंट इफ इट इंक्रीजेस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड क्रिएट्स इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशनरी कंडीशन। अब यहाँ पे आरबीआई जब नए नोट छापेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, तो इन्फ्लेशनरी कंडीशन हो जाएगी। दूसरी कंट्रियों पे हमारी डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। किसके कारण? फिस्कल डेफिसिट के कारण। बिसाइड्स आरबीआई, गवर्नमेंट में आल्सो बोरो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू फाइनेंस इट्स डेफिसिट। इट रेजेस द डिपेंडेंस ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री ऑन द फॉरेन कंट्री। तो हमारी कंट्री की डिपेंडेंसी किस पे बढ़ गई भैया? फॉरेन कंट्री पे बहुत ज्यादा बढ़ गई। चलिए हम लोग बात करते हैं अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट तो हो गया, आप पैसा कहां से लाओगे इसको रिकवर करने के लिए? गवर्नमेंट कैन यूज एनी ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन टू फाइनेंस फिस्कल डेफिसिट। नंबर 1 बोरोइंग से कर सकता है। कैसे? गवर्नमेंट कैन फाइनेंस इट्स फिस्कल डेफिसिट थ्रू बोरोइंग। इट कैन बोरो फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज, फॉर एग्जांपल पब्लिक और द कमर्शियल बैंक। या तो सरकार क्या करे, जो हमारे बैंक बना के रखे कमर्शियल बैंक, उससे पैसा ले ले, या तो पब्लिक से पैसा ले ले ओएमओ के थ्रू, और फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज एज फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। या तो हम लोग क्या करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पैसा ले ले यहाँ पे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थर्ड डेफिसिट की, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। इस साल का जो भी फिस्कल डेफिसिट हुआ उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट को अगर हटा देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो बचती है किसकी? प्राइमरी डेफिसिट। फॉर्मूला क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्या होगा फॉर्मूला यहाँ पे? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। चलिए इंप्लीकेशन ऑफ द प्राइमरी डेफिसिट की बात करते हैं हम लोग। क्या क्या असर होगा? इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग्स आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब साल भर का जो भी खर्चा इसने दिया है इंटरेस्ट पेमेंट को हटा के, वो सब यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट एंड द प्राइमरी डेफिसिट शोज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बोरोइंग्स मेड इन द पास्ट। और क्या बताता है भैया? और पास में हम लोगों ने कितने लोन लेके रखे थे वो भी पेड ऑफ करने हैं हम लोगों को। तो यहाँ पे उधारी जो है हम पे बढ़ते जाती है, मतलब हम लोग डेब्ट ट्रैप में आ जाते हैं, जिससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अ लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स दैट द इंटरेस्ट ऑफ अर्लियर बोरोइंग हैज फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई? इंटरेस्ट देना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? दूसरों से लोन लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही और वीडियोस के बने रहिए मेरे साथ। करना क्या है? एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है आप लोगों को यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।